Hi friends, I am Rajiv Pandey and today I want to explain Kirchhoff's law. Kirchhoff's law for electrical circuit. Okay. Kirchhoff's law दो हैं, हम यहाँ पर पहले पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ. नंबर फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं. जंक्शन रूल. तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग ध्यान देंगे इसकी फिगर पे, डायग्राम पे. देखिए इस फिगर में मान लिया गया 1 2 3 4 5 वायर्स हैं और 5 वायर्स में हमने मान लिया कि 3 वायर से करंट आ रहा है इस ओ पॉइंट पर, और इसे हम बोलते हैं जंक्शन. जंक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पर मैक्सिमम वायर्स आके कनेक्ट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जंक्शन. यहाँ पर 3 वायर से करंट आ रहा है और 2 वायर से करंट जा रहा है, दैट इज I4 और I5. दो करंट ऐसे हैं जो जा रहे हैं और यहाँ पर मान लिया हमने I1 I2 और I3. 3 करंट्स जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लॉ क्या होता है? सम ऑफ इनकमिंग करंट्स is equal to sum of outgoing currents. यहाँ पर मतलब ये है कि इनकमिंग करंट का सम एक तरफ होता है और आउटगोइंग करंट का सम एक तरफ होता है. मतलब यहाँ पर देखिए I1 I2 I3 फिगर में ये आ रहे करंट्स इनकमिंग है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 एक तरफ हो गया सम इसका, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट का सम एक तरफ, दैट इज I4 प्लस I5. ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ, ठीक है ना. इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान दीजिए. द algebraic sum of currents at any junction is zero. एल्जेब्रिक सम सारे करंट्स का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है. इसका एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि जो करंट्स जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उन्हें लेना है पॉजिटिव साइन में और जो जा रहे हैं उन्हें लेना है नेगेटिव साइन में. तो देखिए यहाँ पर ऐसे I1 प्लस I2 प्लस I3 फिगर में जंक्शन की तरफ आ रहे थे तो पॉजिटिव ले लिया प्लस, और यहाँ पर I4 और I5 दोनों जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं जंक्शन से, तो उसको लेना पड़ेगा हमें नेगेटिव. -I4 प्लस -I5 इज इक्वल टू 0. अब सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस -I4 प्लस माइनस -I5 इज इक्वल टू 0. तो ये आपका डिफाइन हो गया. तो चाहे आप जैसे जैसे भी आप डिफाइन करिए, इनकमिंग आउटगोइंग फॉर्म में करिए या फिर अलजेब्रिक सम की फॉर्म में करिए, बात एक ही है. अब इसके बाद से एक इसमें नोट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, एक पॉइंट. ये फर्स्ट लॉ है, ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऐसा इसलिए होता है, ये आपको पूरा पूरा बेस्ड है इस पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ पर जंक्शन होता है उसमें कोई भी करंट आके कलेक्ट नहीं हो पाता. करंट आता है और तुरंत क्या होता है, डिलीवर होता है, इनकमिंग और तुरंत आउटगोइंग, ठीक है ना. इसी रीजन से बोला जाता है कि जो फर्स्ट लॉ है वो किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे. ओके, तो ये आपका फर्स्ट लॉ है. चलिए देखते हैं आप सेकंड लॉ. हम लोग नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन सेकंड लॉ. हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ. देखिए यहाँ पर ध्यान से, सेकंड लॉ को एक और हम बोलते हैं लूप्स लॉ. यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है लूप्स. लूप्स का मतलब होता है एनी क्लोज सर्किट. कोई भी अगर सर्किट पूरी तरह से बंद होता है, क्लोज होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लूप. देखिए फिगर इसका, हमने मान लिया यहाँ पर ये पहला वायर है, दूसरा वायर है, तीसरा वायर है, ठीक है. अब तीनों वायर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंसेस को और सेल को, ठीक है. देखिए यहाँ पर हमने मान लिया एक रेजिस्टेंस है R1
और यहाँ पे लगा दिया गया एक सेल E1। E1 मतलब EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये होगा निगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। छोटा वाला जो होता है प्लेट वो कैसा होता है निगेटिव, और जो बड़ा वाला है वो होता है पॉजिटिव। और E1 की जो डायरेक्शन है वो होगी हमेशा माइनस से प्लस की तरफ। और ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है I1। इस सेल से करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I1 और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है R1। सेम देखिए यहाँ पर, यहाँ भी एक लगाया गया रेजिस्टेंस, मान लिया गया R2, इसी में एक लगा दिया गया सेल, सेम बिल्कुल प्रोसेस में। ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, और डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस की तरफ, और इसे हम लोग मान लिया Q2। ठीक है, इसके बाद से इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमने मान लिया I2 है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहले वायर से आ रहा है करंट I1 और दूसरे वायर से करंट कितना आ रहा है I2, यानी कि जैसे यहाँ से I1 और यहाँ से I2 आएगा, दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब तो यहाँ पर जब तीसरे वायर में करंट आएगा तो वो तीसरे वायर का जो करंट होगा वो I1 I2 के करंट से सम के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर I1 प्लस I2 ये पूरा करंट यहाँ पर फ्लो होगा। अब यहाँ का भी हमने मान लिया रेजिस्टेंस हमने R3 एज्यूम कर लिया, ये है R3। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा डायग्राम हो गया, फिगर हो गया। अब नेमिंग करते हैं इसका A B C D P एंड Q। अब देखिए फिगर के बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। The algebraic sum of EMFs is equal to the algebraic sum of products of I and corresponding R। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसमें एक तरफ इसमें क्या होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स, मतलब किसी भी क्लोज सर्किट दैट इज लूप का, किसी जैसे मान लिया यहाँ पर ये लेंगे लूप या फिर ये लेंगे सेकंड लेंगे लूप, ये मान लिया फर्स्ट लूप है और ये मान लिया कि सेकंड लूप है, तो किसी भी लूप के अगर ईएमएफ्स का सम एक तरफ करना होगा इज इक्वल टू में, दूसरी तरफ करना होगा में आई और उसी के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस का, करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस दैट इज आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, फॉलो करते हैं इसको हम लोग। एक बार अप्लाई करेंगे ये रूल फॉर फर्स्ट लूप, फॉर फर्स्ट लूप नेमिंग उसकी है A B C D A, A B C D एंड A। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो गेम है वो नेमिंग पर है। नेमिंग का मतलब A से B जा रहे हैं, B से C जा रहे हैं, C से D और D से A जा रहे हैं। हम जिस डायरेक्शन में यहाँ पर जाएंगे उसके अपोजिट हमें जो भी वैल्यू मिलेगी उसको लेना होगा नेगेटिव, और उसी का मतलब क्या होता है अलजेब्रिक सम। देखिए दिखाते हैं, सेकेंड लॉ का जो रूल है वो आपका क्या लिखा हुआ है अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एलएचएस में। तो यहाँ पर लूप ABCDA, आइए फिगर देखते हैं हम लोग, ABCDA इसमें ईएमएफ का सम करना होगा। देखिए यहाँ पर दो है ईएमएफ, एक है E1 और एक क्या है E2। ठीक है, हम A से B जा रहे हैं और E1 की डायरेक्शन भी A से B है, इसका मतलब होगा कि E1 को लेंगे हम लोग प्लस में E1। ओके, B से C में कोई सेल नहीं है, C से D में जा रहे हैं तो वहां पर एक सेल आ रहा है E2, एक आपका ईएमएफ आ रहा है E2, पर E2 की जो डायरेक्शन है वो हमारे डायरेक्शन के अपोजिट है, उल्टा है, तो यहाँ पर E2 कैसा होगा माइनस का, तो माइनस E2। ये आपका हो गया एलएचएस हो गया इज इक्वल टू। अब बात करते हैं आरएचएस में। आरएचएस में करना क्या होता है, आपको आई का इंटू करना होता है आर में और फिर ओवरऑल में ऐड करना होता है। आज ये करते हैं हम लोग, ए से बी जा रहे हैं हम और I1 की डायरेक्शन भी ए से बी में है, मतलब इसका कि I1 को लेना होगा पॉजिटिव और I1 का इंटू करेंगे करस्पॉन्डिंग दैट इज R1 में, ऐसे I1 इंटू R1। बी से सी में कोई भी नहीं है रेजिस्टेंसेस, सी से डी जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर I2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर I2 की जो डायरेक्शन है वो हमारे अपोजिट है, तो यहाँ पर I2 कैसा होगा माइनस का, और I2 का इंटू किसमें करेंगे R2 में, दैट इज माइनस I2 इंटू R2। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ का। ठीक है, कंप्लीट। अब ये देखते हैं हम लोग सेकंड लॉ से, फॉर सेकंड लूप। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लूप है DCPQD, जहां से स्टार्टिंग करते हैं वहीं पे हमें पूरा क्लोज करना होता है, इसी का मतलब होता है क्लोज सर्किट दैट इज लूप DCPQD, DCPQ एंड D। अब
सेम थिंग, हम लोग जिस जाएंगे डायरेक्शन में उसके अपोजिट अगर करंट आ रहा होगा या V2 कुछ भी होगा तो उसको लेना होगा माइनस में। तो अभी हम लोग बात करते हैं रूल का ईएमएफ का, दैट इज एलएचएस का। तो एलएचएस में हमें लिखना होता है ईएमएफ। तो डी से सी जा रहा है, उसमें एक सेल आ रहा है E2 और उसकी डायरेक्शन हमारे अकॉर्डिंग है, हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, तो E2 कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर आ गया E2 प्लस का आ गया। सी से पी में कोई भी सेल नहीं है, पी से क्यू और क्यू से डी में भी कोई सेल नहीं है, दैट इज इस पूरे सेकंड लूप में कोई भी सेल नहीं है, एक ही है, तो यहाँ पर आ गया E2 इज इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे रूल के अकॉर्डिंग आरएचएस का। आरएचएस का मतलब क्या होता है, आई और आर का में इंटू करना होता है। तो यहाँ पर डी से सी जा रहे हैं और डी से सी जाने में I2 आ रहा है और I2 की जो डायरेक्शन है वो हमारे अकॉर्डिंग है, तो I2 यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव I2 और इंटू करेंगे करस्पॉन्डिंग है, दैट इज R2 में। उसके बाद देखिए फिगर यहाँ पर C से P में कोई भी R नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। P से Q में आ रहा है करंट I1 प्लस I2 और I1 प्लस I2 इस पूरे करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारे अकॉर्डिंग है, तो यानी ये कैसा होगा, पॉजिटिव, और इसका इंटू करेंगे करस्पॉन्डिंग दैट इज R3 में, तो प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। तो ये पूरा आपका हो गया सेकेंड लॉ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, एग्जाम से पूछे जाते हैं नोट फॉर्म में कि सेकेंड लॉ किस पर बेस्ड होता है। देखिए यहाँ पर बेस्ड ऑन, ये होता है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। तो देखिए यहाँ पर मैं, देखिए इसमें फिगर होता है और नेमिंग, फिर से मैं कह रहा हूँ ध्यान रखिएगा एक बात, हम जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसके अगर अपोजिट I1 या E1 कुछ भी आएगा तो उसको हमें लेना होगा नेगेटिव, इसी का मतलब होता है अलजेब्रिक सम, ओके। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।